लोग ज्योमेट्री के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरुआत होती है उस 2D और 3D फिगर, जो कि ज्योमेट्री की शुरुआत होती है लाइन एंड एंगल, जिसका पहला टॉपिक है हमारा पॉइंट। पॉइंट जो होता है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जिसके पास ना ही कोई लेंथ है और ना ही कोई ब्रेथ है। ठीक है, पॉइंट का यूज किया जाता है किसी भी पोजीशन को लोकेट करने के लिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि किसी चीज के नॉर्थ में है, किसी के साउथ में है, तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिकेशन के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं, या फिर कह लीजिए आप लोकेशन को बताने के लिए पॉइंट का यूज किया जाता है। पॉइंट जो है इसके भी टाइप्स होते हैं, दो तरीके का पॉइंट होता है। पहला जो है वो है कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। और दूसरा जो है वो होता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं। देखिए, जब किसी भी लाइन, एक सीधी लाइन के ऊपर जब कोई 3 पॉइंट आते हैं, मिनिमम कितने होने चाहिए? तो मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। मान लीजिए ए, बी और सी, ये 3 पॉइंट है, तो इन तीनों पॉइंट को हम कह देंगे ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। लेकिन मान लीजिए 2 पॉइंट है और तीसरा पॉइंट कहीं बाहर है, तीसरा पॉइंट कहीं यहाँ पे है, तो ये कोलिनियर नहीं है। तो ए और बी को भी कोलिनियर नहीं कहेंगे। जब 3 पॉइंट एक साथ एक स्ट्रेट लाइन पे होंगे, 3 या 3 से अधिक, तो कोलिनियर कहलाएगा। अब ये कोलिनियर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं नॉन कोलिनियर क्या होता है, तो नॉन कोलिनियर यहाँ पे देखिए, ए बी सी जो है वो आपके कोलिनियर्स हो गए, और डी और ई जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट हो गए। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये था पॉइंट एंड पॉइंट की टाइप। अब बात आती है लाइन की। लाइन क्या होता है? लाइन जो है आप दो तरीके से समझ सकते हैं। जो पहला तरीका है कि कह लीजिए आप 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी या 2 पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो लाइन का फॉर्मेशन होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए और बी जब दोनों को आपने कनेक्ट किया, जोड़ दिया, तो वो एक लाइन का फॉर्मेशन किया। दूसरा तरीका क्या है कि आप कह लीजिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो हैं एक साथ जुड़ते चले गए, बहुत सारे पॉइंट आपस में मिल गए और वो लाइन का फॉर्मेशन कर लिए। तो अगर आप सोचो 2 पॉइंट्स बहुत एक दूसरे के पास पास रखे हुए हैं, ठीक है, तो पास पास रखे होंगे तो वो इतने पास हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देता, हमें लगता है कि वो पूरा एक दूसरे के साथ ज्वाइन है और वो एक लाइन है, बट ऐसा है नहीं। क्या होता है, दोनों पॉइंट्स के बीच में गैप तो होता है, वो गैप हमें नहीं दिखाई देता है बस। ठीक है ना, इस तरीके से लाइन का फॉर्मेशन होता है। लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए और बी आप लिखेंगे, जो भी लाइन है उसका नाम, और उसके ऊपर दोनों साइड एरो बना देंगे, तो ये लाइन को रिप्रेजेंट आपने कर लिया ना। दूसरा आता है लाइन सेगमेंट। उसी लाइन जो हमने देखा, लाइन में किसी भी डेफिनिट लेंथ की बात जब करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ये मान लेते हैं ए और बी 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए और बी के ऊपर बार। ए और बी के ऊपर एक सीधी लाइन बस बना देंगे छोटी सी, जितना ए और बी का डिस्टेंस है उतना ही बनाइएगा। ये बन जाएगा आपका लाइन सेगमेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है रे। ठीक है, मैं इनके टाइप्स के ऊपर भी बात करूंगा। अभी थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर लें। लाइन और लाइन सेगमेंट आपने समझ लिया, तो लाइन जो है वो भी 2 तरीके का हो जाता है। एक हो जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा हो जाता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो हॉरिजॉन्टली बनाया जाता है, ठीक है, और वर्टिकल लाइन जो होता है वो वर्टिकली बनाया जाता है। अगर ऐसे आप किसी लाइन को बना रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, और वही अगर आप ऐसे कर लीजिए तो वो वर्टिकल लाइन कहलाता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ लाइंस थे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, फिर आता है पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, बहुत सारे आते हैं, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे। लाइन, लाइन सेगमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है हमारा रे है। रे की प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो रे का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी नेल है, कांटी है, कांटी में एक रस्सी आपने बांध दिया और उस रस्सी को आप खींचते जा रहे हो, ठीक है, दूसरी तरफ खींचते जा रहे हो तो वो इनफाइनाइट को जा सकता है, बट एक साइड आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो उसी तरीके से
रे जो होता है इसके एक लेंथ जो होता है, एक पॉइंट जो होता है फिक्स होता है और दूसरा एंड जो होता है इसका वो फ्री होता है, वो इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है। रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि ए बी पे आप एक सिंगल एरो दिखा देंगे, ये हो जाएगा रे को दिखाने का तरीका। ठीक है ना। पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो लाइन ले लीजिए, मान लेते हैं ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंगल वर्ड से, ठीक है, लाइन एल और एम, या फिर आप वो पीछे हमने जो बताया उसके ऊपर डबल साइड एरो दिखा दीजिए। तो लाइन की पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी कहती है कि इनके बीच की ये जो दूरी है ना वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अगर यहाँ पे x सेंटीमीटर है या x मीटर है तो यहाँ पे भी x मीटर होना चाहिए और यहाँ पे भी x मीटर होना चाहिए। अगर x और दूसरे जगह y हो जाता है तो वो पैरेलल लाइन नहीं है, उनको नॉन पैरेलल आप कह सकते हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन कह लीजिए एक तरीके से। मैं डिफरेंस अभी आपको समझाऊंगा कि इंटरसेक्टिंग नॉन इंटरसेक्टिंग क्या है, फिर आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे तो ये इसको आप पैरेलल तो नहीं कहेंगे, नॉन पैरेलल कह सकते हैं या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कह लीजिए। दूसरा है नेक्स्ट हमारा जो है वो है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में क्या होता है कि एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करता है कुछ इस तरीके से कि उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है ना। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बना लीजिए और वो लाइन जो है एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब बनाते हैं तो ऐसे लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है कि लाइन एल है और लाइन एम है। लाइन एल और एम एक दूसरे को किसी पॉइंट ओ पे कट कर रहे हैं तो ऐसे लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। तो और इस पॉइंट को जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कह देंगे। ठीक है। एक प्रॉपर्टी और इंटरसेक्टिंग लाइन से आती है कि मान लीजिए ये एंगल जो है और ये एंगल जो है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे और इसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है ना। एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि मान लीजिए ये लाइन है, ये एक लाइन है और ऐसा आपको लग रहा है कि ये दोनों कट करने वाले हैं, बट ये दोनों कट नहीं किए हैं, अभी आगे जाएंगे तो कट कर जाएंगे, बट ये दोनों अभी तो कट नहीं किए हैं। जो अभी कट नहीं किए हैं इट मींस इनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, तो ऐसे लाइन को आप नॉन इंटरसेक्टिंग कह लीजिए। क्या कह सकते हैं, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्शन या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आप कहेंगे। ठीक है ना। जो हमारा अब आ जाता है कि लाइन तो बन गया, पॉइंट आ गए, ठीक है, टाइप्स को आपने समझ लिया। हमारा अब आ जाता है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन देखिए, फिगर जब बनते हैं तो दो तरीके के फिगर बनते हैं। पहला बनता है ओपन फिगर और दूसरा बनता है क्लोज फिगर। ओपन फिगर क्या है कि मान लीजिए एक ऐसा कोई फिगर बन जा रहा है, ठीक है, ये कोई फिगर है, अब ये फिगर ओपन है, ऐसे फिगर को हम क्लोज फिगर तो नहीं कह सकते। या यही फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, तो ये भी जो है क्या है, ओपन फिगर है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन से ही बना है और वो क्लोज हो जाए तो ऐसे फिगर को नोन फिगर हम कहते हैं। ऐसे फिगर को हम लोग नोन फिगर नहीं कहते हैं, इनको इरेगुलर फिगर्स आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये फिगर जो है नोन फिगर्स नहीं है, इनको आप नोन फिगर, आप इसको जानते हैं, इसको स्क्वायर कहा जाता है, इसको स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, सो ये स्क्वायर था। ऐसे जो फिगर्स जो क्लोज फिगर होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, और वही 2D और 3D फिगर होते हैं। क्या होते हैं, तो 2D फिगर और 3D फिगर जो है वो यहीं से आता है। 2D और 3D फिगर जो है क्लोज फिगर से आते हैं। नाउ 2D नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं कि 2D फिगर और 3D फिगर होता क्या है। सो देखिए, 2D कुछ 2D फिगर्स यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। आप इनको देख लीजिए अच्छे से।
याद कर लीजिए, इनके प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि जो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर आपको रियलाइज होगा कि इसका डायरेक्ट फिगर से क्वेश्चन है वो, है ना। सो इस देखिए, ये जो ऊपर के जो आपको दिख रहा है 6 फिगर, ये सब 2D है, और नीचे आ जाता है आपका 3D में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। ये जो 5 हैं ये आपके 3D फिगर है ना। सो इस 3D फिगर दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, कंपैरिजन भी अलग करेंगे, सारी चीजों को एक एक करके डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज कवर करूंगा इन डेप्थ तरीके से। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो डायरेक्ट फिगर पे आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर द गिवन शेप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो भी फिगर दिए हुए हैं इनमें से आपको 4 ऑप्शंस इसके मिलेंगे, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन गलत है, तो वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। कह रहे हैं ऑल आर पैरेललोग्राम्स। देखिए ये तो पहला वाला जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक। जो दूसरा है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, ठीक है। रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल है, वो भी एक पैरेललोग्राम होता है, और रोम्बस जो है चौथा रोम्बस है, ये भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको कंपैरिजन करा दूंगा वहां पे कि हम लोग क्यों इसको कह रहे हैं पैरेललोग्राम। ये सब पैरेललोग्राम, तो पहला ऑप्शन तो सही हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं दूसरा, वन ऑफ देम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इनमें से एक पैरेललोग्राम नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन इन्होंने गलत बोल दिया। तीसरा ऑप्शन में कह रहे हैं टू ऑफ देम आर रोम्बस, इनमें से 2 जो हैं वो रोम्बस हैं। अब आपको प्रॉपर्टी जब आप पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इनमें से 2 कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमने नंबरिंग कर दिया है, कौन से 2 रोम्बस हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। नाउ फोर्थ ऑप्शन आपको मिल जाता है टू ऑफ देम आर रेक्टेंगल। देखिए स्क्वायर को रेक्टेंगल कहा जा सकता है, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता है, तो सो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों स्क्वायर तो हैं, ठीक है, दोनों क्या है, स्क्वायर हैं, सॉरी रेक्टेंगल हैं, दोनों रेक्टेंगल, स्क्वायर भी रेक्टेंगल है, तो चौथा ऑप्शन भी सही हो जाता है, तीसरा भी सही है, और आपका सेकंड ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाता है, तो इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। सो क्वेश्चन कैसा पूछा, क्वेश्चन डायरेक्ट आपके फिगर से पूछ दिया, फिगर के प्रॉपर्टी से पूछ दिया। सो एक एक करके फिगर को समझेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एक पेडागोजी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जया नाम की एक बच्ची है, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ती है, शी स्टडीज इन क्लास फर्स्ट, टीचर गेव हर सम पिक्चर कार्ड्स, टीचर जो हैं जो उसको पढ़ाते हैं वो उसको पिक्चर का कार्ड दिए हैं। बैटरी ऑफ अ क्लॉक, एक बैटरी है क्लॉक का, देखिए यहाँ पे सेल नहीं कहा गया, तो आप छोटा वाला मत समझिएगा, जो छोटा वाला होता है वो सेल होता है, बैटरी नहीं होता, ठीक है। ये बैटरी है, कैन टाइप का लग रहा है, बट कैन नहीं, बैटरी हमने बनाया है। ऑरेंज, एक ऑरेंज दिया गया है, ऑरेंज कुछ ऐसा होता है गोल सा। तीसरा आइसक्रीम दिया गया है, सो आइसक्रीम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और फोर्थ उसको दिया गया है कैंडल बुक, कैंडल, एक कैंडल दे दिया गया है, ठीक है। और फिफ्थ उसको दिया गया है बुक, एक बुक दे दी गई है, ठीक है, किताब दे दी गई है। किताब जो है वो कैसा होता है, तो वो क्यूबॉइडल शेप का होता है, किताब जो है कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप का होता है, तो आप इसको क्यूबॉइडल टाइप का बोलिएगा, है ना। और उसके बाद से आ जाता है एक स्टील का ग्लास दे दिया गया है, क्या दिया गया है, एक स्टील ग्लास दे दिया गया है, सो पानी पीने वाला जो ग्लास होता है वो दिया गया है। आपसे कहा जा रहा है जया को, क्या टीचर आस्क्ड जया टू पिक ऑब्जेक्ट दैट आर सिमिलर शेप, उन जया से कहा गया कि सिमिलर शेप के जो फिगर हैं उनको आप क्या कर लो, पिक कर लो या उठा लो, ठीक है। बैटरी ऑफ अ क्लॉक, कैंडल, स्टील ग्लास, उसने क्या उठाया, बैटरी, बैटरी को उठा लिया, ठीक है। उसके बाद से उसने पिक किया है, कैंडल को पिक किया है, और उसके बाद स्टील ग्लास को पिक कर लिया है। ये 3 चीजों को उसने उठाया, ठीक है। दे हैव द कॉमन एट्रीब्यूट, इनके पास क्या कॉमन है, कॉमन क्या है, क्या इनके हाइट्स इक्वल हाइट देख के उसने उठा लिया, या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट देख के उठाया है, गोल थे इसलिए उठा लिया, या उनके वजन को चेक किया फिर उठाया,
या फिर वो गोल थे, स्पेरिकल थे, सिलेंडर के जैसे स्पेरिकल थे, यानी ये बॉल की तरह थे, तो देख के बॉल के आकार के हैं वो देख के उठाया। सो उसने क्या देख के उठाया होगा, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो इक्वल है, क्योंकि देखिए आइसक्रीम का और एक बैटरी की क्लॉक का हाइट तो हो ही नहीं सकता, वो दोनों इक्वल होता ही नहीं है ना, क्योंकि सेल इतना ही बड़ा होगा और आइसक्रीम तो कम से कम इतना बड़ा होगा, तो ये दोनों हाइट की वजह से तो नहीं होगा। तो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस को बहुत क्लियरली ऐसे समझ के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेटरी एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल बिफोर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया। मान लीजिए आप टीचर हैं और आप एरिया पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, बच्चों को एरिया आपको पढ़ाना है। किसी फिगर को हम बना लेते हैं, इसका लेंथ, ये ब्रेथ हो गया और ये लेंथ हो गया, आपको एरिया पढ़ाना है। ठीक है, सो आप बच्चों से पढ़ाने से पहले ऐसे कौन सी एक्टिविटी को कराना पसंद करेंगे। बच्चों से आप कहेंगे कि 2D शेप जो है उसके साइज को, जो अलग अलग फिगर आपने बना दिया 2D की, ठीक है, 2D के फिगर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने ट्रायंगल बनवा दिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, रोम्बस बनवा दिया, और उसके बाद आपने बच्चों से कहा कि बच्चों जो है ये इसका क्या कर दो, कंपैरिजन कर लो। तो क्या ये पॉसिबल है कि बच्चे कंपैरिजन कर पाएंगे? यस, बच्चे कंपैरिजन कर पाएंगे कि क्योंकि किसी कोई गोल है, कोई जो है सीधी लाइन से बना हुआ है, तो कोई किसी भी तरीके, तो अलग अलग शेप्स के होते हैं फिगर्स 2D के, तो कंपैरिजन करना बेहतर ऑप्शन होगा। आस्किंग स्टूडेंट टू फाइंड द पैरामीटर एंड वेरियस शेप्स, क्या पैरामीटर को निकाल पाएंगे? अभी तो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, शेप्स के बारे में पहले आप पढ़ाओगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन, आस्किंग स्टूडेंट टू डिवाइड द 2D शेप इनटू द स्मॉल इक्वल पीसेस, जब वो कुछ जानती नहीं है तो डिवाइड कैसे करेंगे? 2D शेप को अलग अलग डिवाइड करना पॉसिबल उनके लिए नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। आस्किंग स्टूडेंट टू काउंट द नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर इन अ 2D शेप्स, 2D शेप में जो यूनिट स्क्वायर है उसको फाइंड करना, बच्चे नहीं कर पाएंगे वो चीज, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है कि वो साइज को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या शेप्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, नाउ जो हमारा 2D का पहला आ जाता है वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम पढ़ेंगे, अब डिटेल में स्टडी करेंगे एक एक चीज। तो देखिए वहां हमने स्ट्रेट लाइन को बनाया था, हमने वहां पे लाइन को फॉर्मेशन किया था। सो जब लाइन का फॉर्मेशन हुआ तो उससे बना ट्रायंगल। तो किसी भी क्लोज फिगर को बनाने के लिए, कोई भी क्लोज फिगर खुद से भी ट्राई करिएगा, तो मिनिमम आपको 3 स्ट्रेट लाइन लगेंगे। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका साइड ए है, एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका साइड बी है, और एक स्ट्रेट लाइन ये है जिसका साइड सी है। लेंथ हमने सी ले लिया। तो ये जो तीनों लेंथ हैं ए, बी एंड सी, यहाँ पे बी फिर से लिख दूं क्योंकि ये बी हमने किसी और पर्पज से लिखा है। ठीक है, तो ए बी सी जो साइड है ये 3 सेगमेंट हो गए, और 3 सेगमेंट मिनिमम, यानी 3 लाइन सेगमेंट मिनिमम होने चाहिए किसी 2D फिगर को बनाने के लिए। तो ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला जो आ जाता है एरिया का वो है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस ये नीचे वाला होता है और हाइट, ये जो परपेंडिकुलर वाला सेक्शन है इसको हम क्या बोल देंगे, हाइट बोल देंगे। सो जो एरिया हो जाता है या क्षेत्रफल जो हो जाता है ट्रायंगल का वो है हाफ बेस इंटू हाइट। और पैरामीटर क्या हो जाता है ट्रायंगल का, तो सम ऑफ ऑल साइड। अगर तो देखिए किसी भी फिगर का अगर आपको पैरामीटर निकालना नहीं पता तो बस आप उसके सारे साइड्स, जितने भी साइड है उसके साइड के लेंथ को आप जोड़ दीजिए, वही उसका पैरामीटर होगा या परिमाप होगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 साइड है तो तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, वही उसका पैरामीटर हो जाता है। ठीक है, नाउ मैं एक एक फिगर में आपको दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बना। फिगर से ही फॉर्मूला निकलता है, चाहे वो 2D का हो चाहे वो 3D का हो। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा कोई भी फॉर्मूला, इसकी तो गारंटी है, मैं रटने ही नहीं दूंगा, मैं सारी चीजें आपको खोल के बता दूंगा एक एक चीज। ठीक है, ट्रायंगल के 3 एंगल भी होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो ट्रायंगल के ये 3 एंगल भी होते हैं। ठीक है, ये तीनों एंगल जो हैं ए यहाँ पे, उन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो अब बात आती है ट्रायंगल के टाइप्स की। ट्रायंगल देखिए 2 तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला ट्रायंगल को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, है ना। 3 साइड जो होते हैं उनमें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। यह जो 3 एंगल होते हैं उसके एंगल के बेसिस पे एंगल जो है वो चेंज होता है, किसी में कुछ किसी में कुछ, तो उसके बेसिस में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो हम पढ़ने वाले हैं साइड के बेसिस पे, तो साइड के बेसिस पे ट्रायंगल जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 तरीके से। सो पहला आ जाता है हमारा
ऑन द बेसिस ऑफ साइड के ऊपर बात करें तो आ जाता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन बोर्ड से पता चलता है कि इसको आपको नापना पड़ेगा, स्केल से आपको या स्केलिंग करनी पड़ेगी, तो इसके तीनों साइड जो है वो क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तीनों साइड एक दूसरे के क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एंगल्स की बात नहीं करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारे पास आ गया कि तीनों साइड अगर अलग अलग है तो उसको हम स्केलन ट्रायंगल कह देंगे। अगर दो साइड इक्वल है, तीसरा साइड अलग है, तो उसको आइसोस्केलन बोल देते हैं। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। तो दो इसके सेम हो गए और तीसरा जो है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या हो जाता है कि तीनों, इक्वी का मतलब हो गया इक्वल और लेटरल्स का मतलब हो गया साइड, तो इक्वल साइड्स होते हैं, है ना। तीनों साइड इसके इक्वल हो जाएंगे, तो तीनों साइड इक्वल होने की वजह से ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारा साइड के बेसिस पे। तो साइड के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा, हमने साइड के बेसिस पे पढ़ा पहला जो हमने पढ़ा है स्केलन, दूसरा हमने जो पढ़ा है आइसोस्केलन या फिर आइसोसेलस, और तीसरा हमने जो पढ़ा है वो है इक्विलेटरल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ये टोटल 3 तरीके से हो गए। अब हमें जो पढ़ना है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे समझेंगे हम लोग। ठीक है, सो बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंगल के बेसिस पे। एंगल के बेसिस पे देखा जाए तो पहला आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्यों बोला गया, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। इट मींस एक एंगल जो है उसका क्या होगा, 90 डिग्री का। तो ए पे देखिए क्या है, ए पे जो है ये 90 डिग्री दिखाया गया है, यानी ये वाला 90 डिग्री हो गया, और बाकी जो दो हैं वो अलग अलग होंगे उन दोनों का। अब देखिए तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो जरा ध्यान से समझिए कि ए वाला जो एंगल है, ए वाला जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो एंगल बी और सी, एंगल सी का जो सम होगा वो दोनों का सम मिलके 90 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि यहां पे सिंपल सा हमें क्या समझना था, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री तो होगा ही। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि बाकी दो रिमेनिंग एंगल हैं उनका सम क्या होगा, तो वो होगा 90 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम समझना है हमें। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लागू होता है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, और ये वाला जो साइड होता है स्लोपी वाला, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज कह देते हैं। ये यूनिवर्सली, यूनिवर्सली कहने का मतलब है कि हमेशा कभी भी यही हाइपोटेनस होगा, दूसरा हाइपोटेनस नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे ये वाला बेस है नीचे, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर कह देते हैं। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। आप बेस को परपेंडिकुलर कह सकते हो और परपेंडिकुलर को बेस कह सकते हो, ये इंटरचेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा है पाइथागोरस सर ने। पाइथागोरस सर के द्वारा क्या कहा गया था, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो उसकी किसी भी दो साइड अगर आपको पता है, दो साइड अगर आप जानते हैं, तो तीसरा साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक रिलेशन दिया उसको निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम को फाइंड आउट लगा के साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से साइड को हम निकाल सकते हैं। इस पे एक क्वेश्चन भी बन सकता है, सीटेट में क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है ए पे, और वो व्यक्ति पहले चलता है 150 किलोमीटर, 150 या 100 किलोमीटर, फिर वो चलता है 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलता है ना। तो बता दीजिए कि उस अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो कितनी दूरी चला है, ओरिजिनल पोजीशन से उसने कितनी दूरी चला है। ठीक है, तो या फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है। तो हम क्या कर देंगे, हम यहां से हाइपोटेन्यूज लगा देंगे, और यही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम क्या करेंगे, ये हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये पाइथागोरस इसलिए इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया।
नेक्स्ट जो आ जाता है, पहला हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें क्या था, एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। फिर दूसरा आ जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल जो है इसके जो तीनों एंगल है, सॉरी एक एंगल नहीं, जो तीनों एंगल हैं वो कभी भी 0 से 89 डिग्री तक के बीच के होने चाहिए, 0 से 89 के बीच के होने चाहिए। 90 डिग्री या 90 से ज्यादा, 90 से 180 के बीच का नहीं होना चाहिए। सिंपल तरीका समझ, सिंपली समझा रहे हैं आपको क्या, कि 0 से 89 तक है तो उसे आप एक्यूट कहेंगे, ठीक है। जैसे ही 90 होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और जब जैसे ही 91 आया, 91 से 180 तक आया तो वो क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, पहला है 90 डिग्री, दूसरा है 0 to 89 और फिर तीसरा है 91 to 180। इसको और सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं, सिंपल तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन जो है यहां से एक दूसरी लाइन भी है, दूसरी लाइन भी है, तो ये लाइन क्या हो रहा है, ये लाइन ऐसे था पहले और धीरे धीरे ये उठ के जा रहा है। जब ये यहां पे पहुंचेगा, जब ये यहां पे पहुंचेगा तो ये बन गया 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये पूरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये 90 डिग्री हो गया। और इसके इधर अगर देखा जाए, इधर आ गया, ऐसे इधर आ गया, ठीक है, तो इसके बीच की जो दूरी इधर अगर आ जाता है, ऐसे ही ये चलता जा रहा है, ठीक है, और ये चलते हुए इधर आ गया, ठीक। तो यहां से यहां के बीच में अगर है, यहां से यहां तक के बीच में है, तो इसको आप कह लीजिए कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये 90 पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला हिस्से पे आ गया यहां पे, तो इसको आप कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 91 से ज्यादा हुआ, इससे इधर आया, तो तुरंत आप इसको कह देंगे कि ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्लियर हो जाता है। एक और चीज हम यहां से डिस्कस कर लें, जो कि है, मान लीजिए हमने बना दिया, ठीक है, इसको कहा जाता है कार्टेशियन एक्सिस। क्या कहा जाता है, कार्टेशियन एक्सिस कहा जाता है। और कार्टेशियन एक्सिस में 4 पार्ट डिवाइड हो जाते हैं। इन चारों को अगर आप ध्यान से समझो तो ये, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। खैर हमें क्वाड्रेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, हमें डिस्कस करना है इनमें एंगल्स को लेके। थोड़ा सा एंगल्स को लेके समझते हैं कि किसको कौन सा एंगल रिप्रेजेंट करेंगे, किसको क्या एंगल कहेंगे। सो 0 से, अभी हमने बात किया 0 से 89 है, 0 से 89 है, तो वो एक्यूट एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा, ठीक है। 90 है, 90 है तो राइट एंगल कहलाएगा, राइट एंगल, ठीक है। और 91 से 180 के बीच में है तो क्या कहलाएगा, 90 से आप कह लीजिए 179 है, तो इस कंडीशन में ये ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और जैसे ही वो 180 होता है, क्या होता है, 180 होता है, तो उसको आप कह देंगे स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और 180 से 360, 180 से ज्यादा यानी 181 से, सॉरी 181 से 360 के बीच में है, तो उसको कह दिया जाता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। क्या कह देंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोल देंगे, ठीक है। आई होप एंगल्स क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। नाउ
अब हमारा आ जाता है, इन्हीं को हमको समझना है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। ठीक है, ये जो 180 डिग्री था, 180 डिग्री था, पहले ये वाला जो है देखिए यहां से ऐसे घूमते हुए यहां पे आया है, घूमते हुए आया है, इट मींस ये कितने का एंगल बना लिया, 180 का बना लिया। तो जब ये घूमते हुए यहां तक आ गया तो उसको स्ट्रेट एंगल कहेंगे, और स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एक और चीज यहां से समझिए क्या, कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे एंगल्स बनते जा रहे हैं, 50 को बना दो, ठीक है, 50 ना बना देना, दिक्कत हो जाएगी। फिर भी हमने यहां पे बना लिया, देखिए एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये। इन सब का सम कितना होगा? इन सब का सम 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है, और स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री होता है ना। सो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे चाहे कितने भी एंगल हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल बन सकते हैं, और उन सब का सम जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। सो कंप्लीट एंगल क्या होता है, जिसको पूर्ण कोण कहते हैं, पूर्ण कोण, आप पूर्ण संख्या एंगल भी कह सकते हैं, या कंप्लीट एंगल। सो कंप्लीट एंगल जो होता है, देखिए वो यहां से ऐसे चलते हुए पूरा यहाँ पे आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? कंप्लीट एंगल हो गया, और ये होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है ना। अगला जो है हमारा, अब आ जाते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक आ जाता है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा आ जाता है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या अंतर है? देखिए एस फॉर स्ट्रेट लाइन एंड एस फॉर स्ट्रेट लाइन, इसको याद रखने के लिए बता रहा हूं, एक सेकेंड, स्पेलिंग, स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री कहता है कि किसी भी दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 है तो ऐसे एंगल को आप सप्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री कहता है कि दो एंगल का सम, मान लेते हैं एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीजें एक बार समझ आ जाएगा कि हमने जो पढ़ा है वो कितना यूजफुल है। देखिए सीटेट का एक क्वेश्चन यहाँ पे हम उठाते हैं, कह रहे हैं द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो। देखिए रेशियो में दिया है तो हम क्या मान लेंगे? 4x, 5x और 6x। ठीक है, ये एंगल्स हैं ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों एंगल है। मान लेते हैं ये 4x है, ये वाला जो है वो 5x है और ये वाला जो है वो 6x है। ठीक है, आपसे एंगल बताना है तो क्या हो जाएगा? 4 + 5 और 6 मिलके 15x, और 15x किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री के। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180/15। ठीक है, 5 से कट जाएगा 3 टाइम में, और 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम में 15, और 6 × 30, फिर ये से कट जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 12। ठीक है, और 12 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और 6 × 12 आपका हो जाएगा 72 डिग्री। सो हमारा आंसर हो जाता है थर्ड वाला। थर्ड आंसर क्या है? करेक्ट है, 48, 60 एंड 72। ठीक है, समझ आ गया आपको ये चीज। दूसरा क्वेश्चन दिया है, कह रहा है 4 और 2/3, ठीक है, द नंबर ऑफ द डिग्री इन 4 एंड द 2/3 ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। क्या है? तो 90 डिग्री का देखिए 4th एंगल, यानी 4 × 90 कितना हो जाएगा भाई? 4 × 90 हो जाएगा 360 डिग्री, एंड 2/3 का मतलब 2/3 × 90 कर देंगे तो 3 से ये 90 कट जाएगा 30 बार में, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो 360 एंड 60 मिलके हो जाएंगे 420 डिग्री। दोनों का सम पूछा था 90 डिग्री के साथ सॉल्व करके, तो 360 + 60 मिलके हो गया 420। एक अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडिल अल्फाबेट ऑफ द वर्ड। मिडिल में कौन है भाई? n है, तो n को बनाइए।
ये वाला एंगल कितना है, तो अगर आप ऐसे बनाओ तो ये एंगल क्या आ रहा है, 90 से तो कम आ रहा है, यानी हो गया एक्यूट। क्या हो गया, एक्यूट। और इस वाले को भी उठा लें, इस वाले को अगर हम बना दें ऐसे, ठीक है, तो ये वाला कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 90 से कम, तो ये भी हो गया एक्यूट। यानी पहला आंसर इसका क्या है, एक्यूट एंगल। ना राइट है, ना ऑब्ट्यूज है, ना कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। एक रिफ्लेक्शन पे भी क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल और ऑफ रोटेशन, रोटेशनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि जिसके तीनों एंगल क्या होते हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं और उसके साथ तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 एंड 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं इसका रोटेशनल सिमेट्री निकालना है, तो रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहां से इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो यहां से जब इस वाले को रोटेट करके आप यहां ले जाओगे तो कितना जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, फिर इसको यहां से रोटेट करके यहां ले आओगे तो 120 डिग्री, और इसको रोटेट करके यहां से यहां ले आओगे तो 120 डिग्री, यानी 120 और दूसरा हो जाएगा 240 और तीसरा हो जाएगा 360। थर्ड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सीमी ड्रॉ लाइन LMN, 3 लाइन ड्रॉ करती है एक पेपर पे, सो दैट L इज परपेंडिकुलर टू M, L इज परपेंडिकुलर टू M। मान लेते हैं ये कोई लाइन आपका है, ठीक है, ये कोई लाइन है, ये लाइन M है, क्या है, M है, और इस पे एक परपेंडिकुलर है जिसका नाम है L, क्या नाम है, L नाम है। और इसी पे एक लाइन और परपेंडिकुलर है जिसका नाम है N। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो सुनिए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या L और N दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो भाई ये तो पैरेलल है, दिख रहा है पैरेलल है। ठीक है, तो पहला वाला करेक्ट हो जाता है। दूसरे में कह रहे हैं क्या L और N ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, नहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर M के हैं, L और N आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। L M N इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्या वो दोनों एक ही पॉइंट पे, कहीं एक पॉइंट पे जाके ऐसे कट कर रहे हैं, नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा। क्या एनी लाइन पैरेलल टू M विल बी पैरेलल टू N, क्या कोई भी लाइन M के पैरेलल होगा तो क्या वो N के भी पैरेलल होगा, नहीं ऐसा नहीं है। M के पैरेलल ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, और N के पैरेलल ऐसे ड्रॉ होगा, तो एक हॉरिजॉन्टल होगा दूसरा वर्टिकल होगा, तो वो दोनों आपस में पैरेलल नहीं हो सकते। ठीक है, सो पहला वाला इसका आंसर क्या है, सही है। पिछले सेशन में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था लाइन के ऊपर, तो ये क्वेश्चन हमने सोचा कराए, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ आज के सेशन पे आते हैं, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड का मतलब क्या हो जाता है, 4 जैसा। फिर नाउ लेटरल्स की बात करें तो लेटरल्स क्या है, तो लेटरल्स का मतलब हो जाता है साइड, यानी 4 साइड वाले हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं फिगर्स के ऊपर, यानी 4 भुजाओं वाले जो चित्र मानचित्र या चित्र होते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सो 4 साइड वाले फिगर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो पहला आ जाता है आपका स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम एंड काइट। काइट यहां नहीं दर्शाया गया है, आगे आपको काइट भी पढ़ना है, हम लोग काइट भी पढ़ेंगे। सो ये 2D फिगर होते हैं। 2D का मतलब क्या है, तो 2D का मतलब है 2 डायमेंशनल फिगर जिसमें केवल लेंथ और ब्रेथ होंगे। ठीक है, इसमें हाइट नहीं आएगा, अगर हाइट आ जाता है तो ये 3D फिगर हो जाता है और इसको हम 3 डायमेंशनल फिगर कह देते हैं। ठीक है ना, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम जो 4 साइड के हैं, तो इनके पास 4 एंगल भी होंगे। तो 4 एंगल होंगे, तो पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, और ये हो गया आपका चौथा एंगल। इन चारों एंगल का जो सम होता है, जो चारों एंगल का योग होता है, योग कितना हो जाता है, तो वो हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। अब देखिए डायरेक्ट चारों का सम जो है 360 डिग्री होता है, उस पे भी सीटेड क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन देखिए पूछा है, कह रहा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 7, 9
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। क्या बोला इन्होंने, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़े एंगल के बीच का जो अंतर है वो अंतर आप ज्ञात कीजिए। तो क्या दे रखा है, तो इन्होंने दे रखा है 3, क्या दे रखा है 3x प्लस 5x प्लस 7x कर लेंगे और प्लस 9x कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री के बराबर। ठीक है, इतना हमें दे रखा था। सो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तो ई क्या आ जाएंगे, ई आ जाएंगे आपके 24 यानी 24x 360 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। तो यहां से x का वैल्यू यानी x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 360 भागा 24 यानी डिवाइडेड 24। ये इससे डिवाइड करेंगे 12 से तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 30। तो यहां से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 15। x का मान आपको 15 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो हम एक एक एंगल यानी सारे एंगल पता कर लेंगे और उसमें जो सबसे छोटा और जो सबसे बड़ा होगा उसको निकालेंगे। तो यहां से 3 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 45 डिग्री और 5 गुणे 15 करेंगे तो आ जाएगा आपका 75 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही चौथा निकालेंगे, 7 गुणे 15 करेंगे तो आपका आ जाएगा 105 डिग्री और 9 गुणे 15 आपका आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा है 135 डिग्री और सबसे छोटा है आपका 145 डिग्री। तो दोनों का अंतर जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 135 माइनस 45 डिग्री और ये हो जाता है 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से आपका चौथा वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो डायरेक्ट था चारों एंगल के योग के ऊपर जो 360 होता है। एक क्वेश्चन और दिया है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल रेशियो में दिए हुए हैं, वो एंगल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर इसका जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगला अब हम शुरू करते हैं आज क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो हम डिस्कस शुरू करते हैं आज का डिस्कशन क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। जो पहला डिस्कशन हमारा होगा वो होगा रेक्टेंगल के ऊपर। ठीक है, सो रेक्टेंगल के एरिया क्या हो जाता है, तो लेंथ और ब्रेथ, तो ये इसके ये वाला साइड इसका लेंथ है और ये वाला साइड भी क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ है तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लेंथ और ब्रेथ हमें दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाता है, तो एरिया हो जाता है दो साइड का प्रोडक्ट, दो साइड का गुणन, उसको हम कह देते हैं एरिया। तो एरिया आपका हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया को और आसान भाषा में समझने का तरीका क्या है कि पहले देखिए, अगर मान लीजिए आप इसमें कुछ डालते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर आपको दिया हुआ है इस तरीके का, वो 3D हो जाएगा, फिर भी मान लीजिए समझने के लिए कि ये आपको रेक्टेंगल दे रखा है, तो पहले अगर आप इसमें कुछ डालेंगे तो क्या भरेगा, लेंथ भरेगा इसका, ये पूरा लेंथ पहले भर जाएगा और उसके बाद ये भरते भरते ऐसे ही कहां तक जाएगा, तो ये पूरे ब्रेथ तक जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या भरा, लेंथ, और कहां तक भरते गया, ब्रेथ तक। तो लेंथ और ब्रेथ का जो गुणा होगा वही क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। और यही सेम कॉन्सेप्ट आप हर फिगर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो एरिया इसका निकल गया। पेरीमीटर, परिमाप क्या हो जाता है इसका, तो परिमाप हो जाता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जरा देखिए कितने लेंथ है इसके पास, 2, ब्रेथ कितने हैं, 2, तो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। तो यहां से 2 कॉमन ले लिए तो बचा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला हो गया 2 लेंथ एंड प्लस ब्रेथ। ठीक है, परिमाप जो है वो उसके बाउंड्री के सम को कहते हैं, चारों साइड का अगर आप जोड़ दीजिए तो वही उसका परिमाप हो जाता है और वही किया गया है। ठीक है, डायगोनल की बात आती है, तो डायगोनल कैसे निकलेगा, डायगोनल क्या है। ठीक है, तो डायगोनल देखिए ए से सी जो है इसका एक डायगोनल है और वैसे ही बी से डी या डी से बी कह लीजिए वो भी एक क्या है, डायगोनल है। ठीक है, सो ये जो डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल जो है इसका वो क्या बनाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। क्या बनाता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है। यहाँ 90 डिग्री का कोण आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं, 90 90 90 90 के होते हैं। तो इस वाले डायगोनल को आप कुछ टाइम के लिए हाइपोटेन्यूज कह दीजिए, इसको बेस कह दीजिए और इसको परपेंडिकुलर कह दीजिए। ठीक है, तो यहां आ जाते हैं पाइथागोरस साहब और वो क्या कहते हैं कि अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो उन्होंने एक सूत्र, एक फॉर्मूला दे रखा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास जो बेस है वो एल स्क्वायर है और जो परपेंडिकुलर है वो बी हो जाएगा, तो दैट इज बी स्क्वायर है, और यहाँ पे एच स्क्वायर था। ठीक है, तो h के बराबर क्या हो जाएगा, तो h के बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, रूट लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके डायगोनल का फॉर्मूला बन गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे सीटेट में। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है उसको देखिए, थोड़ा सा रुकिए। ये एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है, जिसमें हमने रेक्टेंगल लिया। रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम साइड वाइज जाए, साइड वाइज, तो इसके सारे साइड क्या हो जाते हैं, प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, तो पहली प्रॉपर्टी इसकी हो जाती है कि इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि ए बी जो है वो आपको सी डी के बराबर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एडी जो है वो भी आपको बीसी के बराबर मिलेगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि इसके साइड जो है वो पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, यानी ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, और वैसे ही ए डी भी जो है वो पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, तो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होंगे। क्या होंगे, यानी एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, और ये सब जो है 90 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ए बी AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करेंगे, तो बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर यहाँ पे और चौथी प्रॉपर्टी हो गई। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहेगी, तो पांचवी प्रॉपर्टी कहता है कि इसके जो डायगोनल का लेंथ होता है वो इक्वल होता है, यानी AC जो है वो BD के बराबर होता है, AC जो है वो BD के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, तो यहां से अभी आपने देखा कि AB जो है वो CD के पैरेलल और AD जो है BC के पैरेलल, AB CD के पैरेलल होता है। अगर ये पैरेलल होते हैं तो पैरेलल होने की वजह से इस रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी कहा जाता है। तो रेक्टेंगल जो है वो भी क्या होता है, इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। तो रेक्टेंगल भी क्या है, एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, यहां तक आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये रेक्टेंगल हमने डिस्कस किया। अगला जो है हमारा, हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर के ऊपर। तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, जैसा आपको पता होगा, ए चारों साइड हो गए। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हमने कहा दो साइड का प्रोडक्ट, तो दो साइड का प्रोडक्ट दैट इज ए इंटू ए, और वो मिल जाएगा, बन जाएगा ए स्क्वायर। वहीं चारों साइड को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप आएगा, तो परिमाप इसका हो जाता है 4 इंटू ए, क्योंकि चारों इक्वल है तो 4 इंटू ए कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। फिर डायगोनल की बात करें, अगर मैं ए से सी को ज्वाइन कर दूं, ए से सी को ज्वाइन कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखिए ए से सी को अगर हमने ज्वाइन किया तो ये इसका डायगोनल हो गया। फिर से ये 90 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, तो हम पाइथागोरस यहाँ पे लगा देंगे और इसको हाइपोटेन्यूज माने तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, और स्क्वायर में ए है तो वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट के, तो आप इसको लिख सकते हैं a√2, या फिर आप लिख सकते हैं अंडर√2 और बाहर लिख सकते हैं a। ठीक है, तो ये इसके डायगोनल निकालने का तरीका हो गया। इसके प्रॉपर्टी की बात की जाए तो हम थोड़ा सा एक बना लेते हैं स्क्वायर।
देखिए एक स्क्वायर ले लिया हमने, इसके प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी क्या कहेगा, तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसके चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ए बी जो है वो बी सी के बराबर हो जाएगा और बी सी सी डी के बराबर हो जाएगा और सी डी ए डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि इसके चारों साइड एक दूसरे के क्या, अपोजिट साइड इसके क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, यानी ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी होगा और जो बी सी है वो पैरेलल टू ए डी होगा। ठीक है। सो तीसरी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तो तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल बी एंगल सी के बराबर और सी जो है वो एंगल डी के बराबर, और ये भी आएगा आपका क्या, 90 डिग्री आएगा। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी की बात की जाए तो चौथी प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि इसके जो डायगोनल हैं AC और BD, AC और BD जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे। इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कट भी करेंगे। कितने डिग्री पे, कितने डिग्री पे, तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है। सो इसके भी डायगोनल पैरेलल होने के वजह से, देखिए इसके डायगोनल भी पैरेलल है तो स्क्वायर भी क्या बन जाता है, तो स्क्वायर जो है वो भी, स्क्वायर इज ऑल्सो व्हाट, पैरेललोग्राम, इज ऑल्सो व्हाट, पैरेललोग्राम। ये भी एक पैरेललोग्राम ही है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों पैरेललोग्राम है, लेकिन अभी हम लोग जब पैरेललोग्राम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे क्या डिफरेंस आ रहा है। नाउ इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। क्या कहा जा रहा है कि एक वायर है जिसको स्क्वायर शेप में अगर बना के रखा गया तो उसका एरिया आ रहा है 144। आपको दे रखा है क्या, एक स्क्वायर दे रखा है और इसका एरिया दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आपको कह रहा है कि अगर हाउ मच एरिया इज इनक्लोज इफ द सेम वायर बेंड इनटू द रेक्टेंगल, अगर आप इसको एक रेक्टेंगल में बेंड कर देते हैं, किसमें, रेक्टेंगल में बेंड कर देते हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आप वो पता कर लीजिए। इसका लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको ब्रेथ नहीं दिया। देखिए हमें स्क्वायर के एरिया पता है तो इसके चारों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चारों साइड क्या हो जाते हैं, इसके इक्वल हो जाते हैं। तो इसका एरिया यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दे रखा है 144। तो यहां से हम इसके साइड की बात करें तो साइड आ जाएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 44 होता है, 144। तो यहां से 12 आ गया, यानी ए का मान जो है वो हो गया आपका 12 डिग्री, 12 सेंटीमीटर। ठीक है। सो अब हम इसके पैरामीटर की बात करें स्क्वायर के, तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या हो जाता है, पैरीमीटर यानी परिमाप क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है 4 मल्टीप्लाई 12 हो जाता है। तो यहां से हो गया 12 चौको 48 सेंटीमीटर, परिमाप हो गया इसका 48 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालें, क्या निकालें, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहां से आप देखिए परिमाप इसका भी 48 ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों का परिमाप क्या होता है, दोनों बराबर, एक ही वायर को बनाया जा रहा है तो दोनों का बराबर हो जाएगा। तो यहां से 2 लेंथ आपको 16 दे रखा है, ब्रेथ आपको दे नहीं रखा, तो आप क्या कर देंगे, 48 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 16 प्लस बी। तो यहां से हो जाएगा ये आपका 24 माइनस 16 बराबर बी। तो यहां से बी की मान आ जाएगी 8, बी की वैल्यू जो है वो क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है। सो अब हम क्या निकालेंगे, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। और यहां से लेंथ आपको 16 दे रखा था और ब्रेथ 8, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है 128। कितना आ जाता है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो पहला आंसर इसका क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन जो था वो आपके स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर था। ठीक है। देखिए कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है
कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से आप एक 36 छोटे छोटे आपको दे रखे हैं स्क्वायर, यानी छोटे छोटे स्क्वायर आपको दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे करके आपको अरेंज करना है। तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं उसको कि आपका रिजल्ट आंसर जो आए एरिया जो आए वो आए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है? एरिया जो आए वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे कोई साइड लेने हैं जो, देखिए ये भी ए होता है स्क्वायर का, ये भी ए होता है, तो अगर ये वाला आप 2 रखोगे तो ये भी आपको क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 ही आया इसका आंसर। अगर आप इसको 6 रखते हो, इसको भी 6 रखते हो, तो उस कंडीशन में आपका आंसर 36 आता है। तो एक ही तरीका निकल के आ रहा है, क्योंकि और किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 36 नहीं आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है पहला वाला। एक ही तरीका है हमारे पास। अगला हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखिए क्या होता है, एक रेक्टेंगल को लेके थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अगर इसको हम बेंड ना करें तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेथ है और ये वाला इसका ऐसे सीधा हो दिखता आपको कि वो हो जाता हाइट, या फिर लेंथ और ब्रेथ हम वहां पे कह देते हैं, ठीक है। तो वही चीजें इसके एरिया की बात करें तो उसी तरीके से आप सोचिए रेक्टेंगल को लेके, तो क्या हो जाएगा, ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। पैरेललोग्राम यानी परिमाप की बात करें पैरेललोग्राम के, तो वो हो जाता है 2l प्लस बी या a प्लस बी। इसका साइड ये वाला जो है, लेंथ इसका जो है वो a b है, और इसका जो ये वाला साइड है वो a है, तो परिमाप इसका क्या आएगा, 2 टाइम a प्लस b आ जाएगा, ठीक है। इसके प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो कहता है उसको देखिए। पहला प्रॉपर्टी कहता है कि पैरेललोग्राम के जो साइड्स होते हैं, साइड जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो इक्वल का मतलब, इस फिगर को देखिए, इस फिगर को अगर देखा जाए, मैं इस फिगर को ही, रुक जाइए, ये लीजिए, अब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसका साइड जो है, जैसे देखिए ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा सी डी के इक्वल, और बीसी जो है वो हो जाएगा ए डी के इक्वल, ठीक है। ए बी जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी, ए बी जो है वो पैरेलल टू सी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू सी डी, और बीसी जो है वो पैरेलल टू ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू ए डी हो जाएगा। इसके तीसरी प्रॉपर्टी को देखा जाए, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब क्या है, अपोजिट एंगल का मतलब है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे दूसरा आ जाता है हमारा एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, एंगल डी के बराबर होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसके डायगोनल। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहता है, चौथी प्रॉपर्टी कहता है कि इसके डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। इसके डायगोनल एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, यानी कि AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, क्या, बाइसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी इसकी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी काफी इंटरेस्टिंग है ना, और क्वेश्चन भी इससे पूछा जा सकता है। तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कह रहा है कि किसी भी कॉन्जुगेटिव दो एंगल, या ए और डी को ले लीजिए, ए बी को ले लीजिए, बी सी को ले लीजिए, या सी डी को ले लीजिए, ठीक है, किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी जो है उसका सम जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही B प्लस सी का भी सम 180, C प्लस डी का भी सम 180, A और D का भी सम 180 ही होगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये एक क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम, हमने रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कहा, स्क्वायर को भी पैरेललोग्राम कहा, बट पैरेललोग्राम क्या रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, नहीं, सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, बट सारे रेक्टेंगल और स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। इसलिए आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल स्क्वायर मत बोलिएगा, बट रेक्टेंगल और स्क्वायर को पैरेललोग्राम आप कह सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज, इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कहा जाएगा। अगला जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा वो है रोम्बस। रोम्बस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो रोम्बस क्या कहता है,
रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर से बना हुआ है। स्क्वायर को अगर आप थोड़ा सा बेंड कर दीजिए तो आपको रोम्बस मिल जाता है। ठीक है, तो इसके सारे साइड इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से। अच्छा, अब इसके एरिया की बात करें तो इसका ये डायगोनल है। ठीक है, एक डायगोनल को आप D1 कह दीजिए और दूसरे डायगोनल को आप D2 कह दीजिए। तो हाफ बेस इंटू हाइट वाला जो फॉर्मूला था, है ना। अब यहां से देखिए क्यों D1 D2 है, इसके पीछे रीजन ये है कि इसके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक दोनों ट्राइंगल का जब अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? तो D1 D2 मिलेगा। हाफ D1 D2 इसके एरिया यानी क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाता है। और पैरामीटर रोम्बस जो पैरामीटर होता है वो 4 इंटू साइड, यानी क्योंकि चारों साइड इसके बराबर होते हैं तो चारों साइड का सम जो है वो परिमाप मिल जाता है आपको 4 इंटू साइड। ठीक है, तो ये हो गया रोम्बस की बात। रोम्बस के प्रॉपर्टी की थोड़ी सी बात कर लें हम लोग, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखिए। ये रोम्बस है हमारा, तो रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी रोम्बस का कहता है कि इसके चारों साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी जो है वो BC के बराबर होता है और BC जो है वो CD के बराबर होता है और CD जो है वो AD के बराबर होता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इसके डायगोनल यानी AC जो है वो आपको BD के बराबर देखने को मिलेगा और वहीं पे AC, हाँ, और एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हुए भी आपको मिलेंगे। बाइसेक्ट ईच अदर वाला कंडीशन यहाँ पे होता है, एक दूसरे को कट करते हैं। और वो भी कितने पे करते हैं? तो ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ आपको मिलेंगे। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? तो तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो इसका अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, यानी एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर देखने को मिलेगा। एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पे भी पैरेललोग्राम की तरह दो एंगल का सम, इस एंगल और इस एंगल का सम जो है वो 180 के बराबर हो जाता है, यानी कॉन्सेक्यूटिव एंगल, लगातार दो एंगल का सम जो है वो क्या हो जाता है? 180 डिग्री। तो यहां से हम कहते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी जो है वो 180 के बराबर होता है। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी भी 180, सी और डी भी 180, डी और ए भी 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, एक और चीज कि क्या रोम्बस को हम स्क्वायर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। क्या स्क्वायर रोम्बस कहा जा सकता है? नहीं, स्क्वायर को रोम्बस नहीं कह सकते, बट रोम्बस को स्क्वायर कह सकते हैं। सारे के सारे स्क्वायर जो है वो रोम्बस होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है BD एक डायगोनल है रोम्बस का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक रोम्बस बना दूं, ठीक है, ये एक रोम्बस हो गया हमारा। इस रोम्बस की बात करें तो ABCD ये रोम्बस है, इसमें BD जो है वो डायगोनल है। BD क्या है? तो BD एक डायगोनल है। ठीक है, और एंगल ADB यानी ये वाला एंगल आपको क्या दे रखा है? 50 दे रखा है। तो ये वाला एंगल आपको 50 दे दिया, तो आपसे कह रहा है DCB ये वाला एंगल आपको क्या करना है? पता करना है। देखिए ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 और ये भी 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अच्छा, ये 50 है तो ये 50 क्यों? तो इसको कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये जो एंगल है डायगोनल क्या करता है? इक्वली बाइसेक्ट करता है एंगल को। तो ये 50 और उस तरीके से ये वाला एंगल, जो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाता है सी वाला, 80 डिग्री इसका क्या है? आंसर है। ठीक है, नाउ अब बात आती है हमारे अगले क्वाड्रिलेटरल ट्रापेजियम की, जिसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें दो साइड पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। देखो नीचे AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, और AD और BC जो है वो इक्वल होते हैं, इनका लेंथ जो होता है इक्वल होता है, लेकिन पैरेलल साइड वाले जो हैं उनका लेंथ इक्वल नहीं होता। ठीक है, एरिया की बात करें, इसके क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाता है हाफ A प्लस B और इंटू हाइट। अगर हम देखें तो हाइट क्या? दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो लेंथ है उसको हम हाइट कह देंगे।
ठीक है। पैरामीटर की बात करें तो इसके चारों साइड का सम जो होता है वो इसका पैरामीटर हो जाता है, यानी अगर आपको ये वाला साइड भी पता है, ठीक है, और पैरेलल साइड भी पता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके चारों साइड को सम कर लेंगे तो आपका परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। थोड़ी सी इसके प्रॉपर्टी की बात करें ट्रेपीजियम के, तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या कहता है वो देखिए। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी कहता है कि इसके जो साइड है, प्रॉपर्टी की बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज का क्या है कि एडी जो है, एडी को जरा ध्यान से देखिए। हमने कहा था कि ये वाला साइड इसके क्या हो जाएगा, इक्वल, तो एडी जो है वो बीसी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। और एबी जो है, एबी किसके पैरेलल हो जाएगा, तो वो सीडी के पैरेलल हो जाएगा। एबी जो है वो सीडी के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है। अच्छा, ट्रेपीजियम के टाइप्स की बात करें तो ट्रेपीजियम तीन तरीके को देखने को मिलता है। एक तो आपके सामने है कि जिसके ये वाला साइड क्या होगा, इसके इक्वल, यानी एडी जो है वो बीसी के अगर बराबर है, तो ऐसे ट्रेपीजियम को हम क्या कह देते हैं, आइसोस्केलन ट्रेपीजियम कह देते हैं। ठीक है। एक ट्रेपीजियम ये होता है कि इसका जो साइड है, चारों साइड क्या हो जाते हैं, अनइक्वल हो जाते हैं। चारों साइड, ये वाला जो है इसके इक्वल ना हो, इसके इक्वल ना हो, ये वाला जो है इसके इक्वल ना हो। ठीक है। चारों एक दूसरे के अलग हो जाएंगे साइड, तो उस कंडीशन में जो ट्रेपीजियम होता है उसको स्केलन ट्रेपीजियम, स्केलन का मतलब यानी आपको चारों साइड्स को मेजर करना पड़ेगा फिर आपको पता चलेगा। लेकिन स्केलन इसमें जब दो साइड इक्वल आ जाते हैं, एडीबीसी के इक्वल आ जाते हैं, तो इसको कहा जाता है आइसो स्केलन। आइसो का मतलब दो साइड तो सेम है, लेकिन बाकी दो को क्या करना पड़ेगा, आपको स्केलिंग करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा। ठीक है, आइसो स्केलन कह देंगे। तीसरा एक और ट्रेपीजियम होता है जिसको कहते हैं राइट ट्रेपीजियम। राइट ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ये एक ट्रेपीजियम है ऐसे, तो ये वाला एंगल में 90 डिग्री होगा और ये वाला एंगल, यानी दो एंगल उसके 90 के हो जाते हैं, तो उसको आप कह देंगे राइट ट्रेपीजियम। ठीक है, राइट ट्रेपीजियम। तो आपके ये तीन ट्रेपीजियम के टाइप्स के थे। इस ट्रेपीजियम पे एक क्वेश्चन आया था, देखिए क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी के बराबर है, बी सी के बराबर है, ए डी के बराबर है, बी सी के बराबर है। देखिए क्या ए डी के बराबर हो सकता है, ए डी के बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, बी और सी के बराबर हो सकता है क्या, बी और सी के बराबर हो सकता है, देखने वाली बात है। ठीक है, तो फिर क्या कह रहे हैं, एबीसीडी एक आइसोस्केलन ट्रेपीजियम होगा जिसमें एबीसीडी के पैरेलल होगा, एबीसीडी के पैरेलल होगा, एबी ऊपर, एबीसीडी ये वाला जो है इसके पैरेलल होगा। तो अगर ये इसके पैरेलल होगा तो ये चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं एबीसीडी एक आइसोस्केलन ट्रेपीजियम होगा जिसमें एडी बीसी के बराबर होगा। एडी किसके बराबर होगा, तो बीसी के बराबर होगा, एडी बीसी के बराबर होगा। सो एडी जो है वो बीसी के बराबर होगा जिसमें एडी जो है वो पैरेलल होगा, ये वाला साइड जो है इस साइड वाले के पैरेलल होगा। ठीक है। चौथा कह रहे हैं कि एबीसीडी काइट होगा जिसमें एबी एडी के इक्वल होगा, और एबीसीडी एक काइट होगा जिसमें एबी बीसी के इक्वल होगा, एबी बीसी के इक्वल होगा। तो इसका फोर्थ ऑप्शन काइट देखा है, काइट ये वाला होता है, काइट ये होता है काइट। ठीक है, जिसमें प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये वाला साइड इसके इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं नेमिंग कर दूं ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी जो है वो बीसी के बराबर, ए बी जो है वो बीसी के बराबर है, ए बी बीसी के बराबर है, दिख रहा है। और एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये वाला साइड जो है एबी जो है वो पैरेलल होता है सीडी के। तो देखिए एबी क्या सीडी के पैरेलल, एबी जो है सीडी के पैरेलल हो जाता है, और ये वाला साइड जो है अपोजिट, इसके कॉन्सेक्यूटिव साइड्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है। सो नाउ 3D की जब बात आती है तो देखिए मेंसुरेशन में 3D क्या हो जाता है, 3D का मतलब है कि इसमें लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, हाइट होगा। 3D का मतलब इसमें अब तीन साइड आपको मिलने वाले हैं, लेंथ, ब्रेथ और उसके साथ साथ हाइट। तो 3D की जब बात आती है तो इसमें हमें फिगर्स कैसे देखने को मिलेंगे, तो हमें मिलेगा क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। ठीक है। सो आज का पहला जो हमारा फिगर होगा क्यूबॉइड, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। क्यूबॉइड, धनाव,
सो क्यूबॉइड में अगर आप देखें तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो साइड है, इसको आप लेंथ कह देंगे, ये वाला। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि विजुअल हो आपको और अच्छे से। सो ये हो गया आपका लेंथ, ये वाला आपका हो गया ब्रेथ, इसको ब्रेथ बोल देंगे, एंड दिस वन इज व्हाट, हाइट। सो हमारे पास टोटल 3 मिल जाते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। कैसे, तो जैसे एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो क्या हो जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। वहां दो साइड थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे एक साइड बढ़ गया हाइट, तो हम क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे और एरिया के जगह पे अब ये क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ फोर वॉल। एरिया ऑफ फोर वॉल, जिस भी रूम में आप बैठे हैं उस रूम को अगर आप देखिए तो ऊपर एक फ्लोर है, नीचे आपको ग्राउंड दिख जाएगा, ग्राउंड फ्लोर दिख जाएगा, नीचे वाला फ्लोर, और एक जो है फ्लोर छत वाला जो है आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं नीचे और ऊपर के फ्लोर को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो हमारे पास बचता है एरिया ऑफ फोर वॉल, यानी 4 दीवार बचते हैं और उनके एरिया को हम क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस एरिया कहेंगे, या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल आप कह सकते हैं, फोर वॉल का एरिया। ठीक है, वॉल है W, वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल कह सकते हैं। तो जरा आप ध्यान से देखिए, वहां पे क्या होता था, फोर वॉल, पैरामीटर क्या होता था, तो पैरामीटर वहां पे रेक्टेंगल में होता था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे एक साइड बढ़ गया हाइट, तो हम क्या कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया। वैसे भी अगर आप इस फिगर के वाइज जाए, इस फिगर वाइज जाए, तो देखिए आगे वाला, अब यहाँ पे टोटल क्या हो जा रहा है, एक आगे वाला है, इसके एक जस्ट पीछे वाला है, तो ये पहला है। ठीक है, इसके जस्ट पीछे दूसरा है, 2 हो गए सही। फिर इधर ये तीसरा, अगर हम इसको तीसरा कहते हैं, इसको तीसरा कहते हैं, तो इसके इधर वाला क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो आगे वाला जो 1 वाला है उसका अगर हम एरिया निकाले तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, इस वाले का एरिया निकाले तो ये हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट। तो 2 टाइम लेंथ इंटू हाइट है, लेंथ हाइट है, और 2 टाइम प्लस 2 टाइम आपके पास ब्रेथ इंटू हाइट है। तो यहां से अगर हम 2 और h को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा l प्लस बी, और यहां से अगर हम लिख दें 2l प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर h लिख दें, तो देखिए फॉर्मूला बन रहा है लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, सो इस तरीके से हम लेटरल सरफेस एरिया। फिर बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, एरिया ऑफ फोर वॉल आपने ले लिया, अब ऊपर और नीचे दोनों का भी आप क्या कर लीजिए, एरिया को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, एंड हाइट इंटू लेंथ, इन सब का सम ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो हम क्या, हमने लेंथ जो 2 बचा था ऊपर और नीचे, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया में उन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो हमें टोटल सरफेस एरिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से आप टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, डायगोनल्स की जब बात आती है कि डायगोनल्स क्या होते हैं और डायगोनल का फॉर्मूला क्यों l स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, तो उसको समझेंगे। देखिए वहां पे डायगोनल क्या था, वहां पे डायगोनल अगर एक रेक्टेंगल मैं बना लूं, एक रेक्टेंगल बना लूं, ठीक है, तो इसका डायगोनल ये होता है, डायगोनल ये होता है। तो यहाँ पे ये लेंथ था, ब्रेथ था रेक्टेंगल में, तो आप यहाँ पे डायगोनल क्या कहते थे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक साइड बढ़ गया तो वही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा एच स्क्वायर, और यही डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड हम रेक्टेंगल से, तो आप रेक्टेंगल से कंपेयर करके क्यूबॉइड की सारी चीजें निकाल सकते हैं। नाउ आई होप क्लियर हुआ होगा ये चीज, फिगर आपको। तो तीसरा फिगर है, सेकंड फिगर जो हमारा है वो है क्यूब का। क्यूब को आप क्यूबॉइड से कंपेयर कर लीजिए। क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता था, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है, और हाइट भी क्या है, ए है। तीनों ए होने की वजह से लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आंसर आ जाता है ए क्यूब। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया वहां पे क्या था, लेटरल सरफेस एरिया था 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट था। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, सब जगह पे आप ए पुट कर दीजिए, ए प्लस ए और मल्टीप्लाई ए।
तो ये हो गया 2a स्क्वायर इंटू ए, तो सॉरी एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया, इंटू 2a इंटू ए, और ये हो जाता है 4a स्क्वायर। तो देखिए आपका लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर है। नाउ टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया वहां पे क्या था, तो टोटल सरफेस एरिया वहां पे था 2 टाइम लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, और यहां पे हर जगह पे आप इसको ए स्क्वायर, इसको भी ए स्क्वायर और इसको भी ए स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 3a स्क्वायर, तो इस तरीके से जाता है 6a स्क्वायर। तो देखिए आपका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल क्यूबॉइड में क्या था, क्यूबॉइड में था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर, और स्क्वायर जब बाहर करेंगे तो रूट 3a बन जाएगा, और ये आपके डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आई होप क्यूबॉइड भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सिलेंडर, जिसको बेलन बोलते हैं, बेलन आकार, ठीक है। तो बेलन आकार में क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें साइड नहीं होते हैं, इसमें साइड नहीं होते हैं, साइड 3D फिगर में एज्ड कहा जाता है, एज नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है इसमें, तो इसमें कर्व होते हैं, कर्व एज होते हैं। तो ध्यान से अगर आप देखिए तो ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, तो पाई आर स्क्वायर, और ये वाला क्या है, इसका हाइट है, एच है, तो पाई आर स्क्वायर यानी नीचे ये सर्कुलर रीजन और हाइट को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज वॉल्यूम, क्या है, इसका वॉल्यूम है। नाउ दूसरा हमारा है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है, तो कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल दोनों को छोड़ देंगे, बीच वाले सर्कल की बस बात करेंगे, ये जो हाइट वाला सर्कल है इसकी। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाता है सर्कल के, तो सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर, और इसका हाइट h है तो हम h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई आर h इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया और ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल, तो उस कंडीशन में आप देखिए 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और 2 बार है तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से अगर 2 पाई आर को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, h प्लस आर, और इस तरीके से आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्लियर हो गया। एक चीज और मैं थोड़ा सा और क्लियर करूं इस चीज को, जरा ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास, ये एक सेकेंड, ये ग्लास है, अगर आप इसमें पानी ड्रॉप करो, वाटर, क्या ड्रॉप कर रहे हैं, तो वाटर ड्रॉप कर रहे हैं, तो पहले कहां पानी जाएगा, यहां जाएगा, पहले पानी यहां जाएगा, और ऐसे चढ़ते हुए ये पानी पूरा भरते हुए ये पूरा यहां तक जाएगा। तो नीचे पहले क्या भर रहा है, पहले भर रहा है पाई आर स्क्वायर, यानी सर्कल भर रहा है, फिर वो भरते हुए कहां तक जा रहा है, तो वो हाइट h तक भरते हुए जा रहा है, कहां तक जा रहा है, हाइट h तक जा रहा है, ठीक है। तो यही होता है वॉल्यूम, इसी को वॉल्यूम कहा जाता है, कि किसी चीज में हम कितनी क्वांटिटी को फिलअप कर सकते हैं। मान लीजिए वो पूरा हाइट ना भरा हो, सिर्फ आधा भरा हो, तो हम आधा हाइट ले लेंगे तो इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। जितना भरा है उतना हाइट आप ले लीजिए तो उसका क्या पता चल जाएगा, आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम समझने का ये तरीका था, वॉल्यूम का एक्चुअल मतलब यही होता है। नाउ नेक्स्ट फिगर की बात कर लेते हैं। तो अगला फिगर हमारा है कोन, जिसको शंकु कहते हैं। कोन में क्या होता है कि ये जो यहाँ हाइट देखिए, हाइट ये है, ये हाइट है, ये पूरा, ठीक है। और अगर मैं यहां से ले जाऊं इसको, यहां से ये वाला पार्ट जो है ये इसका रेडियस है, क्योंकि सर्कुलर है तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो ये जो आपको स्लैंट दिख रहा है, स्लैंट मतलब जो स्लोपी दिख रहा है, ये स्लोपी वाला जो रीजन है, स्लोप वाला जो रीजन है, इस रीजन को कहा जाता है स्लैंट हाइट। क्या कहा जाता है, स्लैंट हाइट कहा जाता है। और स्लैंट हाइट को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से समझो तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां बना लिया, ये हाइट इस रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एल है हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा एल है, और ये हमारा एच है, और ये हमारा आर है।
अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, एल हाइपोटेन्यूज की तरह बिहेव करेगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, और एल से जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिलेगा आपको। तो ये हो गया एल की वैल्यू निकालने की तरीका, यानी स्लेंट हाइट आप पता कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है, अगर आप सिलेंडर को देखो, सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का 1/3 पार्ट ही कोन होता है। क्या होता है, 1/3 पार्ट जो है वो कोन होता है। बाकी जो 2 हिस्से हैं, 3 हिस्से में अगर सिलेंडर को डिवाइड करें, यानी सिलेंडर के अंदर 3 आपको कोन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें से 1/3 जो है वो आपका कोन होता है। तो 1/3 कोन होने की वजह से पहले हम क्या लगा देंगे, 1/3, और उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप कर दीजिए तो आपको कोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखिए यहाँ ये स्पेलिंग गड़बड़ लिख दिया गया है, ये होना चाहिए कोन, कोन, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, तो पहले सॉरी, कर्व सरफेस एरिया यानी नीचे वाला सर्कल छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाले इस सर्कुलर रीजन का हम ले लेंगे। ये वाला पार्ट हम, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो सर्कुलर पार्ट जैसे ही हम हटाएंगे तो उसके बाद ऊपर वाला जो एरिया हमको मिलता है उसको हम कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर और मल्टीप्लाई बाई एल। ये जो एल है, ये एल है, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। नाउ टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला सर्कल, तो इस तरीके से आपको मिल जाता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, और नीचे वाले सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एल प्लस आर, और ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगला हमारा है, अगले फिगर की बात करते हैं, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। तो अगला है हमारा स्पीयर। स्पीयर में देखिए, स्पीयर में आपको कर्व सरफेस एरिया नहीं दिख रहा होगा। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा कर्व है, इसमें टोटल सरफेस एरिया जैसी कोई बात है ही नहीं। यहाँ पे कर्व ही टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो जो कर्व होगा उसी को टोटल सरफेस एरिया कह देंगे। तो वॉल्यूम की बात कर ले, 4/3 पार्ट जो है पाई आर क्यूब, 4/3, यहां फिर से स्पेलिंग गलत हो गया है, स्पीयर होगा, स्पेयर। नाउ चलिए, सो स्पेयर के वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब इसके वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है, और 4 पाई आर स्क्वायर एच जो है वो इसके सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। जरा एक चीज समझने वाली बात है कि क्या स्पीयर जो है वो सर्कल है, नहीं, सर्कल एक इमेजिनरी होता है, और एक्चुअल स्पीयर जो है वो हमें देखने को, बॉल स्पीयर होता है, सर्कल नहीं होता, सर्कुलर नहीं होता। ठीक है, वो स्पेरिकल होता है, सर्कुलर नहीं होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो सर्कल के जैसा दिख रहा है वो सर्कुलर नहीं है, वो स्पेरिकल है। सर्कल नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल हम 2D फिगर में पढ़ते हैं, और एक पहचान बन गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको 2D पढ़ाया जाता है, 3D पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो एक पहचान और एक सिंबल जो है हमारे दिमाग में बैठ गया है सर्कुलर को लेके, तो बट सर्कुलर कुछ भी नहीं होता, होता सब कुछ स्पेरिकल है। ठीक है, स्पीयर की अगर बात करें तो यहां से ये सेंटर ओ हो गया, और ये आपका हो गया रेडियस। इस रेडियस से अगर हम देखें तो 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंट फिगर है, इसलिए इसको रिलेट मत करिए किसी भी फिगर से कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ये फॉर्मूला मैथमेटिकली प्रूवन है, थियोरेटिकली भी प्रूवन है, तो इसलिए इसमें चेंजेस नहीं की जा सकती। अगला जो फॉर्मूला हमारा हेमिस्फीयर, जब आप स्पीयर को बीच से काट देंगे, स्पीयर को बीच से काटेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, और हेमी का मतलब हो जाता है हाफ, हेमी का मतलब हो जाता है हाफ। ठीक है, तो हाफ स्पीयर यानी हेमी स्पीयर, हाफ स्पीयर का मतलब हो गया हेमी स्पीयर। तो देखिए यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ है, इसको हेमी स्पीयर बना लीजिएगा, हेमी स्पीयर। ठीक है, सो हेमिस्फीयर जो है वो स्पीयर का आधा हो जाता है। स्पीयर को अगर आप देखो 4/3 है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, 1/2 से डिवाइड कर दूं, तो ये इससे 4 कट जाएगा और बन जाएगा 2, तो 2/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। ठीक है,
इसमें आपको सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया है, क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। क्यों, तो देखिए पूरा स्पीयर का जो स्पीयर जो होता है उसका होता है 4πr², और इसको अगर हम आधा कर दें, इसको हाफ कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2πr²। तो इस तरीके से इसका कर्व सरफेस एरिया, फिर सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr²। ठीक है। नाउ टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए ये कर्व वाला रीजन, ये कर्व वाला रीजन, ये जो पूरा रीजन है कर्व वाला, है ना, ये वाला पूरा रीजन प्लस ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन। तो इस वाले रीजन का अगर आप देखिए तो ये सर्कुलर है, इसका एरिया हो जाएगा πr²। ठीक है। तो नीचे वाले जो कर्व है, कर्व सरफेस है, देखिए 2πr², और प्लस ऊपर सर्कुलर रीजन आ रहा है πr² का, तो ये बन जाता है आपका 3πr², और ये हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया। नाउ आई होप सारे फिगर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, फॉर्मूलेस क्लियर हुए होंगे। ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है क्वेश्चंस की। सो नेक्स्ट वीडियोस में मैं लेके आऊंगा मैं कंप्लीट 2D एंड 3D फिगर के ऊपर जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगेगा मैं वो सारा क्वेश्चन आपसे कराने वाला हूँ। मिनिमम 25-30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं अगले सेशन में। ठीक है। तो अगला सेशन हमारा क्वेश्चन के ऊपर होगा। इनके सारे चीजें हमने मेंसुरेशन का डिटेल में कवर कर रखा है, लाइन एंड एंगल से लगाए पूरा 3D फिगर तक। ठीक है। तो अगला सेशन जरूर देखिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।